जादुई पेड़ के 7 गांव। एक गांव में गोपी नाम की औरत अपनी बेटी टीना के साथ रहती थी। गोपी के पति की मृत्यु कुछ सालों पहले ही हो चुकी थी और गोपी ने दूसरी शादी सुरेश से कर ली थी ताकि वह अपनी बेटी टीना को बाप का प्यार दे सके और टीना को अपनी जिंदगी में किसी की भी कमी ना हो। लेकिन सुरेश ने शादी टीना से इसलिए की थी क्योंकि गोपी के पास बहुत सारा धन दौलत था ताकि वह उसके धन दौलत का इस्तेमाल कर सके। सुरेश एक नंबर का नशेड़ी था। वह हमेशा पीता ही रहता था। उसे घर की चिंता बिल्कुल भी नहीं होती थी। टीना पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी लेकिन घर में पैसों की कमी होने की वजह से गोपी ने उसका एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया था। गोपी का पति सुरेश धीरे धीरे कर सारी जायदाद नशे पर खर्च करता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन जब टीना स्कूल से आती है तो उसकी माँ बिस्तर पर लेटी होती है। उन्हें ऐसा देखकर टीना अपनी माँ से पूछती है, आज आप बिस्तर पर क्यों लेटी हो? मैं जब भी स्कूल से आती हूँ आप हमेशा काम करती रहती हो और खुश भी होती हो, लेकिन आज आप बिस्तर पर क्यों लेटी हो और आपका चेहरा भी उदास दिख रहा है। हाँ बेटी तो सही कह रही है, लेकिन आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे उठा नहीं जाएगा। आज तुझे ही घर का सारा काम करना पड़ेगा और कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं, उन्हें भी तुझे ही सिलना पड़ेगा। गोपी घर का खर्चा चलाने के लिए सिलाई भी करती थी। अपनी माँ की बात सुनकर टीना कहती है, ठीक है माँ, मैं सारा काम कर लूँगी, आप बस आराम करो, मैं शाम को दवाइयाँ भी ले आऊँगी, फिर आप जल्दी से दवाई खाकर ठीक हो जाना। उसके बाद टीना घर का सारा काम करके सिलाई करने लगती है। तभी शाम होते ही सुरेश आ जाता है और कहता है, अरे कामचोर तो लेटी हुई है, तुझे कोई काम धंधा नहीं होता है क्या? पूरा दिन तो आराम करती रहती है, चलो उठ खाना बना। और ये तेरी बेटी क्या कर रही है, पूरा दिन सिलाई ही करेगी क्या? चल जो भी कमाई हुई है मुझे लाके दे, मुझे और दारू पीनी है, मेरी दारू की बोतल खत्म हो गई है, जल्दी पैसे दे, नहीं तो मैं तेरी इससे बुरी हालत कर दूंगा। गोपी डर के मारे सारे पैसे दे देती है और सुरेश उन पैसों को लेकर चला जाता है। ऐसा उनके घर में हमेशा हुआ करता था, जिसे देखकर टीना रोने लगती है और अपनी माँ से कहती है, माँ पिताजी को हमसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमारे पैसों से मतलब है, उन्हें बस दारू पीने के लिए पैसे चाहिए। जब भी आते हैं पैसे मांगते हैं और पैसे लेकर चले जाते हैं, अगर पैसे नहीं दो तो मारने पीटने लग जाते हैं। क्या ऐसे ही सबके पिता होते हैं? मैंने तो देखा है कि सबके पिता बहुत अच्छे होते हैं, शायद ये सौतेले पिता है ना, इसलिए ऐसा करते हैं। मेरे अगर असली पिता होते तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। हाँ बेटी तुम सही कह रही हो, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे थे, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं और मैंने इस नशेड़ी से शादी कर ली। मैंने सोचा कि तुम्हें तुम्हारे पिता की कमी महसूस ना हो, इसलिए मैंने ये शादी की थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मेरी जिंदगी को बद से बदतर बना देगा। अब मैं इससे शादी करके पछता रही हूँ। माँ आपको पछताने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, इस नशेड़ी से बहुत दूर। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद कमा के खा लेंगे। पैसे भी ये कमाते तो है नहीं, सारे पैसे हमारे ले जाते हैं, इससे अच्छा हम अकेले ही कोई काम धंधा करके खा लेंगे। लेकिन बेटी हम इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? हमारे पास इस घर के अलावा अब कुछ भी नहीं बचा है जिसे मैं बेचकर कोई घर ले लूं। पहले हमारे घर में नौकर रहते थे, लेकिन अब तो मेरी जिंदगी एक नौकरानी से भी बदतर हो गई है। लगता है अब मांग के ही खाना पड़ेगा। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? हम दोनों को सिलाई आती है ना, हम उसी से अपना पेट भर लेंगे। आप उस बात की चिंता मत करो। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, नहीं तो हमारी जिंदगी इससे भी बदतर हो जाएगी। हाँ बेटी तो सही कह रही है, हमें यह घर छोड़ना ही पड़ेगा, तभी हम अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। फिर गोपी और टीना उस घर को छोड़ देते हैं।
और वहाँ से बहुत दूर एक दूसरे गांव में अपनी छोटी सी झोपड़ी डालकर रहने लगते हैं। वह दोनों उस झोपड़ी में बहुत खुश थे, लेकिन टीना अब से स्कूल नहीं जाती थी। वह घर पर बैठकर सिलाई करती थी। उस गांव के सभी लोग टीना की सिलाई को देखकर बहुत खुश थे। उस गांव के सभी लोग अपने सारे कपड़े टीना से ही सिलवाते थे, इसलिए टीना की थोड़ी अच्छी कमाई हो जाती थी, जिससे उनका आराम से घर चल जाया करता था। लेकिन गोपी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। अपनी माँ की बिगड़ती हालत को देखकर टीना कहती है, माँ, आपकी तबीयत तो ठीक ही नहीं हो रही है। लगता है आपको कुछ हो गया है, इसलिए ये दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। मैं कल ही आपका चेकअप करवा देती हूँ। नहीं बेटी, बिना फालतू में पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ऐसे इलाज पर खर्च कर सके। हम बस इतना ही कमा पाते हैं कि हमारा घर चल सके और हमें 2 वक्त की रोटियां मिल सके। अगर तू मेरा चेकअप कराएगी तो पता नहीं हमें कितने दिन और भूखे रहना पड़ेगा। और वैसे भी घर में पैसे नहीं है जो तू मेरा चेकअप कराने मुझे ले जाएगी। माँ, तुम उस बात की चिंता मत करो। मैंने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा कर रखे हैं। मैं कल ही आपका चेकअप कराने के लिए अस्पताल ले जाऊंगी। और दूसरी तरफ सुरेश को गोपी और टीना के बारे में पता चल जाता है। उसे यह पता लगते ही वह घर से रवाना हो जाता है। तभी सुरेश को टीना रास्ते में दिखती है। टीना अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे दूसरों से मांग कर ला रही होती है। टीना को देखकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है और वह टीना के पास आता है और उसे बहुत प्रेम से कहता है, टीना मेरी बेटी, तुम लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम दोनों को पता नहीं है कि मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ और अब जाकर तुम मुझे मिली हो। बेटी, मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। आज तक आपने हमारे लिए किया ही क्या है? बस हमसे लड़ाई करी है और हमारे सारे पैसे छीन लिए हैं। और आज भी आप पैसों के लिए हमारे पास आए हो। आप जैसे पिता तो किसी के होने ही नहीं चाहिए, जो किसी का दुख दर्द समझे ही ना। आपको सिर्फ अपने शराब से मतलब होता है, ना ही हमारी चिंता कभी होती है। माँ की तबीयत कितने दिनों से खराब है। क्या कभी आपने कोशिश भी की है उनसे कभी पूछने की कि उन्हें क्या हुआ है? बस अपने शराब के पीछे लगे रहते हैं। टीना, मैं तुम्हारी अब एक भी बात नहीं सुनूंगा। तुम बस पैसे मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। यह सुनकर सुरेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह टीना को बहुत मारता है और सारे पैसे छीनकर उसे एक जंगल में ले जाकर एक पेड़ में बांध देता है। तब सुरेश कहता है, देखो, मुझे मना करने का अंजाम। मैंने तुमसे कितने प्यार से पैसे मांगे थे, लेकिन तुमने नहीं दिए। तो बताओ मैं तुम्हारा क्या करता? ये हालत कर दी तुम्हारी मैंने। बहुत ज्यादा बन रही थी ना। अब मैं तुम्हारी माँ के पास जा रहा हूँ और मैं उसे भी बहुत मारूंगा और सारे पैसे छीनकर मैं चला जाऊंगा। फिर दोनों माँ बेटी खुशी से रहना। अगर तुम्हारी माँ ने पैसे नहीं दिए तुम्हारी तरह, तो मैं उसे बांधूंगा नहीं, उसे वहीं पर मार डालूंगा। यह सुनकर टीना डर जाती है और कहती है, नहीं, मेरी माँ को छोड़ दो। मेरी माँ ने क्या किया है? उनके पास कोई पैसे नहीं है। मेरे पास ही सारे पैसे थे जो आप ले चुके हो। आप उनके पास मत जाओ, उनकी तबीयत पहले से ही खराब है। अच्छा, तू मेरे सामने नटंकी मत कर। मैं अभी जाकर पता लगा लूंगा कि उसके पास पैसे हैं कि नहीं। तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है। सुरेश की बातें सुनकर टीना रोने लगती है और कहती है, अब मैं क्या करूँ? ये मेरी माँ को मार देगा। पता नहीं ये मेरी माँ के साथ क्या करेंगे। पहले से ही मेरी माँ की तबीयत खराब है और पैसे नहीं मिले तो ये मेरी माँ को मार भी डालेंगी। ये सब सोचकर टीना रोने लगती है। तभी उसके बगल में एक पेड़ होता है, उसकी सारी बातें सुन लेता है। उस पेड़ को टीना की सारी बातें सुनकर उस पे दया आ जाती है और वो टीना से कहता है, टीना, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा।
टीना ये आवाज सुनकर अपने आसपास देखने लगती है और कहती है, ये किसकी आवाज है, मेरे सामने आओ। तब वह पेड़ कहता है, टीना मैं तुम्हारे ये बगल वाला पेड़ हूँ, मैं कोई इंसान नहीं जो तुम्हारे सामने आ जाऊँ। टीना तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन कैसे? तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम तो एक पेड़ हो, तुम तो हिल भी नहीं सकते, तो तुम मेरी मदद क्या करोगे? टीना मैं और पेड़ों की तरह कोई आम पेड़ नहीं हूँ, मैं एक वरदान वाला पेड़ हूँ जो लोगों की मदद के लिए कई जादुई चीजें देता हूँ, और मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ। उसके बाद वह पेड़ टीना को आजाद कर देता है और टीना को 7 जादुई गाउन देता है जो कि बहुत चमकीले और बहुत ही चमकदार सुंदर होते हैं, जिसे देखकर टीना कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये मैं क्या करूँगी? मुझे इन गाउन की कोई जरूरत नहीं है। टीना यही गाउन तुम्हारी मदद करेंगे। तुम इन गाउन को अपने साथ ले जाओ, जिसकी मदद से तुम अपनी माँ को छुड़ा पाओगे और अपने पिता को सजा दे पाओगी। टीना यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उन 7 गाउन को अपने साथ लेकर जाती है। जब वह घर पहुंचती है तब वह देखती है कि सुरेश उसकी माँ को बहुत मार रहा होता है। यह देखकर टीना उस जादुई गाउन से कहती है, हे जादुई गाउन, मेरे पिता को बहुत मारो, इतना मारो कि वह जब तक हमसे माफी ना मांग ले तब तक उन्हें मारते ही रहो। फिर वह गाउन एक डंडे में बदल जाता है और सुरेश को बहुत मारता है। सुरेश काफी देर तक पिटता रहता है और आखिर में वह कहता है, गोपी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा, तुम मुझे माफ कर दो और मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी भी वापस नहीं आऊँगा। यह सुनकर वह डंडा उसे मारना बंद कर देता है और सुरेश वहाँ से भाग जाता है। फिर टीना उन 7 गाउन की मदद से अपनी जिंदगी पहले से और अच्छी बना लेती है और अपने जैसे कई गरीब लोगों के लिए एक आश्रम भी बनवा देती है, जहाँ पे बहुत से गरीब बच्चे पढ़ते और वहाँ पर रहते। परी की जादुई 3 नदियों का जादू। एक समय की बात है, कौशल्या नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ ढोलकपुर नामक गांव में रहती थी। कौशल्या का पति राम सेठ के खेतों में काम किया करता था और उसी के कमाए हुए पैसों से कौशल्या का पूरे परिवार का गुजारा चलता था। परंतु बहुत छोटी उम्र से ही काम करने के कारण राम बहुत कमजोर हो चुका था। इसी कारण एक दिन सेठ के खेतों में काम करते हुए चक्कर खा के गिर जाता है और थोड़ी देर बाद ही अचानक उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और जब यह बात कौशल्या को पता चलती है तब तो मानो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। परंतु कौशल्या की 3 बेटियां भी थी जिसका उसे ख्याल रखना था, इसीलिए वह खुद को संभालती है। कौशल्या की 3 बेटी थी, जिनमें सबसे बड़ी बेटी रानी बड़ी होने के साथ साथ समझदार भी थी। वह अपने माँ का दुख और सभी परेशानियों को समझती थी, जबकि दूसरी ओर रिया और प्रिया को अपने आप से ही मतलब रहता था। उनको फर्क नहीं पड़ता था कि उनके घर की क्या स्थिति चल रही है, उन्हें जो भी चाहिए होता था वो चाहिए होता था। घर का खर्चा रोजी रोटी चलाने के लिए कौशल्या सब्जी बेचने का काम शुरू कर देती है। वह गर्मी की धूप में इधर से उधर सब्जी बेचती थी और घर का खर्चा चलाती थी। परंतु यह सब करके भी वह अपनी दोनों बेटी प्रिया और रिया को खुश नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन दोनों की डिमांड ही कभी खत्म नहीं हो पाती थी। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कौशल्या सब्जी बेचने जाती है। उस दिन उसकी एक भी सब्जी नहीं बिकती है और पूरे दिन इधर से उधर घूमने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता है। शाम के वक्त वह सोचती है,
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वहाँ घर पे मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और यहाँ मुझे उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो प्रिया और रिया ने कहा था कि मैं उनके लिए बर्गर लेकर आऊं और यहाँ मेरे पास तो सूखी रोटी के लिए भी पैसे नहीं हैं। हे भगवान, तू हमें कैसे दिन दिखा रहा है। कौशल्या यही सब सोच रही होती है। तभी सामने उसे एक अमीर औरत दिखाई देती है जो अपना घर का बचा हुआ खाना एक गाय को डालने ही वाली होती है। तभी कौशल्या भागते हुए उस औरत के पास जाती है और कहती है, मेम साहब, अगर यह खाना आपके पास अतिरिक्त बच गया है तो यह खाना आप मुझे दे दीजिए। देखिए, मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं मेहनत कर कर सब्जी बेचती हूँ, लेकिन आज मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी है। तभी वह अमीर औरत कहती है, कोई बात नहीं, यह खाना तुम ले जाओ। वैसे भी मैं यह खाना गाय को दे देती। ये खाना तुम ले जाओ और तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे घर चलो। मेरे घर पे एक पार्टी थी जिसमें बहुत सारे बर्तन गंदे हो गए हैं और गंदगी भी फैल गई है। अगर तुमने उसे साफ कर दिया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। कौशल्या उस औरत की बात मानकर उसके घर चली जाती है और उसका सारा काम कर देती है। खाना और पैसे लेकर जैसे ही कौशल्या घर आ रही होती है, तभी एक गाड़ी आकर कौशल्या को टक्कर मार देती है। टक्कर जोरदार नहीं होती, इसीलिए कौशल्या की जान बच जाती है, परंतु उसे काफ़ी चोट आती है। कुछ लोग कौशल्या की मरहम पट्टी करवा के उसे घर पहुंचा देते हैं। रानी अपनी माँ को इस हालत में देखकर घबरा जाती है और अपनी माँ से कहती है, ये क्या हो गया माँ तुम्हें? ये इतनी सारी चोटें तुम्हें कैसे लगी? ये सब हम लोगों की गलती है, हमारी वजह से तुम्हें घर से बाहर जाना पड़ता है। तभी कौशल्या कहती है, ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, ये तो भगवान की मर्जी है, जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। तभी रिया कहती है, माँ तुम तो कमाल करती हो ना, तुम हमारे लिए ना तो बर्गर लाती हो ना ही हमें ढंग का खाना खिलाती हो और ऊपर से चोट लगाकर बैठ गई। तभी प्रिया कहती है, हाँ रिया सही कह रही हो, हमारा बर्गर खाने का कितना मन था, लेकिन नहीं, इन्होंने तो ड्रामा शुरू कर दिया। रिया और प्रिया की बात सुनकर रानी कहती है, तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? एक तो माँ को इतनी सारी चोट लगी हुई है और तुम्हें अपने बर्गर की पड़ी हुई है। रानी को गुस्सा करते हुए कौशल्या कहती है, कोई बात नहीं रानी, ये दोनों अभी छोटी हैं, इनमें समझ नहीं है, तभी ऐसे ही बातें कर रही हैं, बड़ी हो जाएंगी तो समझदार भी हो जाएंगी। नहीं माँ, बहुत हो चुका, ये आपकी मेहनत और आपका दुख दर्द बिल्कुल नहीं समझती हैं, क्योंकि इन्हें घर पे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। इन्हें बाहर की दुनिया की बिल्कुल भी समझ नहीं है। अगर यह एक दिन के लिए भी खाने के लिए बाहर भटके तब इनको पता चलेगा आपकी क्या अहमियत है। माँ, आज से आप घर पे रहेंगी, मैं प्रिया और रिया खाने का इंतजाम करेंगे और हाँ, हम कल शहर जाएंगे काम ढूंढने के लिए। पर रानी बेटी। नहीं माँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी और तुम दोनों को भी। अगले दिन रानी, प्रिया और रिया जंगल के रास्ते शहर की तरफ निकल पड़ती हैं। प्रिया और रिया को रानी पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन जो कल हुआ उसके बाद से तो प्रिया और रिया रानी से नफरत करने लगी। जंगल के रास्ते में वे आपस में बात कर रही होती हैं। मुझे तो समझ नहीं आता, ये रानी की बच्ची अपने आप को समझती क्या है? ये सबसे बड़ी है तो क्या अपने आप को महारानी समझेगी और सब पे हुक्म चलाएगी? इस बात पर रिया कहती है, हाँ प्रिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब क्या हम इस उम्र में भी काम करेंगे? यह सब काम तो माँ को ही करने चाहिए, लेकिन ये रानी की बच्ची हमें भी काम करवाने के लिए शहर लेके जा रही है। मुझे नहीं जाना और मुझे कोई काम भी नहीं करना। तू
चिंता मत कर, हम कहीं नहीं जाएंगे। बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी इस जंगल के रास्ते में काफी जानलेवा जानवर होंगे। हम इस रानी की बच्ची को उस जानवर के आगे फेंक देंगे, बाकी वो जानवर जाने और उसके बाद हम भागकर घर वापस चले जाएंगे। बाकी माँ तो है ही हमें खिलाने के लिए। वाह रिया, तुमने क्या आइडिया निकाला है। ऐसे ही बातें करते हुए वे दोनों रानी के साथ जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा लकड़हारा मिलता है जो कि बहुत कमजोर होता है। वो उन तीनों लड़कियों को देखकर कहता है, बच्चियों आपके पास कुछ खाने को है? मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद कीजिए। उस बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर प्रिया बोलती है, अगर हमारे पास कुछ खाने के लिए होता तो हम शहर क्यों जाते? बड़ा आया मांगकर खाने वाला खुद कमाकर नहीं खा सकता? तभी रानी कहती है, प्रिया अगर हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है तो तुम उन्हें प्यार से भी मना कर सकती हो ना, इस तरह से भड़कने की क्या जरूरत है। बाबा आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, हम शहर जा रहे हैं, अगर हमें शहर से कुछ मिलता है तो हम आपको देते हुए जाएंगे। ऐसा कहकर रानी आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर चलने के बाद प्रिया और रिया को झाड़ियों में कुछ शेरों को आपस में लड़ते हुए देखती हैं। तभी वो एक दूसरे को देखती हैं और रानी को उस झाड़ियों में धक्का दे देती हैं और वे दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। बेचारी रानी जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाती है और तीन नदी वाले किनारे के पास पहुँच जाती है, जहाँ उसे रिया और प्रिया दिखाई देती हैं। तभी वह उन्हें कुछ कहने जा रही होती है। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और कहती है, मैं इन तीनों नदियों की परी हूँ, मैं लोगों की मदद करती हूँ और मैं आपकी भी मदद करना चाहती हूँ। और परी उन तीनों बहनों को नदी के बारे में बताती है। इन तीनों में से पहली नदी हीरे की है जो बहुत अनमोल होती है, और दूसरी नदी सोने और चांदी से भरी है, और तीसरी नदी में कुछ जरूरतमंद लोग हैं जिनकी सेवा करने के लिए किसी की ज़रूरत है। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार कोई भी नदी चुन सकते हो और अपनी अपनी नाव में बैठकर नदी में प्रवेश करें। तभी प्रिया कहती है, हीरे बहुत कीमती होते हैं और मुझे हीरे बहुत पसंद है, इसे लेकर मैं अमीर हो जाऊंगी, इसीलिए मैं हीरे वाली नदी में जाऊंगी। और रिया कहती है, इतने सोने चांदी में तो मैं पूरी दुनिया को खरीद सकती हूँ, इसीलिए मैं दूसरी नदी में जाऊंगी जिसमें सोने चांदी हैं। तभी रानी कहती है, सोना चांदी हीरे जवाहरात वो सब यहीं रह जाएगा, साथ जाएगा तो सिर्फ लोगों की दुआएं, इसीलिए मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर तीनों बहनें अपनी अपनी नाव में बैठ जाती हैं। दोनों बहनें अपनी अपनी नाव में हीरे और सोने चांदी भर लेती है, जिसके कारण नाव का संतुलन बिगड़ जाता है और नाव डूब जाती है और प्रिया और रिया भी नदी में डूब जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ रानी लोगों की मदद करने के लिए ढूंढ रही होती है, परंतु उसे कोई भी लोग नहीं मिलते और उसे बहुत सारा जिसको लेकर वह नदी के किनारे परी के पास आ जाती है। लेकिन वह देखती है वहाँ उसकी दोनों बहनें नहीं होती। तभी रानी परी से पूछती है, परी कृपया करके आप बताएंगी मेरी दोनों बहनें कहाँ पर गई? परी रानी से बोलती है। परी रानी को सारी बात बताती है। इसे सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह परी से कहती है, हे परी कृपया करके मेरी बहनों को वापस कर दीजिए, मुझे यह धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी बहनें वापस कर दीजिए। हाँ मैं मानती हूँ कि उन्होंने लालच में आकर ये सब करा, पर वो दोनों मेरी बहन हैं। पर उन्होंने तो तुम्हें शेर के आगे फेंक दिया था ना, और तुम्हारी माँ की भी इज्जत नहीं करती है, दूसरों को भी भला बुरा कहती रहती हैं, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहती हो। वो कैसी भी है तो मेरी बहन ही ना।
अभी नहीं तो मैं उन्हें बाद में सिखा दूंगी ईमानदारी के रास्ते पे चलना। तुम सच में बहुत अच्छी हो रानी, ईश्वर सदैव तुम्हारा भला करेंगे। तुम्हारी इसी अच्छाई के कारण मैं तुम्हारी दोनों बहनों को वापस लौटा रही हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी घुमाती है और प्रिया और रिया को वापस जिंदा कर देती है। प्रिया और रिया को जब रानी की बातों का पता चलता है तब वह दोनों अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगती है और रानी उन्हें माफ़ कर देती है, जिसके बाद परी उन तीनों बहनों को धन दौलत देकर विदा करती है, जिसे लेकर रानी अपनी माँ के पास आ जाती है और उसके बाद कौशल्या तथा तीनों बहनें खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।